BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई, दोनों जानिब फौजी दस्तों की नक्ल हरकत की इत्तलात। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली भी दोनों मुल्कों का मैदान जंग बन सकती है। अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया है कि शाम में एक इमदादी काफिले पर हमला रूसी तैयारों ने किया। इस हमले में 20 अफराद हलाक और 18 ट्रक तबाह हो गए थे। और देखिएगा कि यमन में 1.5 बरस से जारी जंग वहां के शहरियों को कैसे कैसे जख्म लगा रही है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके उड़ी में फ़ौजी कैंप पर हमले के पस मंज़र में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी और सफारती कशीदगी में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जारी इजलास की वजह से ये कशीदगी अब अमरीकी शहर न्यूयॉर्क पहुँच चुकी है, जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन आला क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए पर तोल रही है। मज़ीद तफ़सील इरम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर तो अभी आना बाकी है, लेकिन इंडिया के साथ सफारती तनाव अपने अरूज पर है। पिछले चंद दिनों में न्यूयॉर्क में अपनी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नवाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत कई आलमी रहनुमाओं के साथ मसला कश्मीर उठाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कश्मीर की जो सूरत हाल है, ये इस बात की मुतकाज़ी है कि तमाम जो हैं OIC के जो मुल्क हैं वो ख़ुसूसन इस पर तवज्जो दें, अपने जो ख़दशात हैं और अपनी जो तशवीश है वो हिंदुस्तान तक पहुंचाएं कि कश्मीर के लोगों पर ये जुल्म नहीं होना चाहिए। मगर भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में उड़ी के इलाके में ताज़ा झड़पें और 3 दिन पहले एक हमले में कम से कम 17 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत ने दोनों मुल्कों में जंग के ख्वाहां अनासिर को शह दे दी है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और इंडिया पर लगी है, जहां पर सियासतदान हो या सोशल मीडिया, बात एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक जा पहुंची है। तो दूसरी तरफ सिफारती सतह पर लफ्ज़ों की जंग ज़ोरों शोर से जारी है। और इसी दौरान आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर करेंगे, जिसका इंतज़ार सभी को है। तकरीर की अहमियत क्या है? उड़ी सेक्टर के बाद से जो एक मिलिटरिस्टिक आवाज़ें आ रही हैं, जो जिंगोइज़म आपको नज़र आ रहा है, अगर उस रेफरेंस में थोड़ा बहुत उनकी तरफ से भी जिंगोइज़म की रिफ्लेक्शन हो जाए तो अगेन वो कोई हैरान कुन बात नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता है कि भाई मैंने कौमी फ़राइज़ से गफलत नहीं की है, और उसके जवाब गज़ल के तौर पर जो भारतीय कहेंगे तो वो भी उनका ये होगा कि वो अपने मुल्क की ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि साहब जब हम पे हमला हुआ तो हम खामोश नहीं रहे। आई डोंट थिंक कि खाली तकरीर आर गोइंग टू लीड एनीवेयर। ताहम माहिरीन के ख्याल में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बज़ाहिर बढ़ती हुई कशीदगी का निशाना अवाम ही बनेगी, क्योंकि इससे खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की के इम्कानात मज़ीद कम हो गए हैं। इरम अब्बासी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। उड़ी में इंडियन फ़ौज पर हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया में जंग की तैयारियों की खबरें आ रही हैं। उधर दोनों मुल्कों की क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमरीका में है। सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे नामनिगार ब्रजेश उपाध्याय वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। ब्रजेश, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के बारे में तो आपसे बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये बताएँ कि अमरीका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कानून साजी की बातें हो रही हैं, ये क्या मामला है? जी हाँ, ऐवान नुमाइंदगान में एक सब कमेटी है दहशतगर्दी पर, उसके सरबराह हैं टेड पो और दूसरे हैं जो मेंबर डेना अरोरा बैकर कैलिफोर्निया से। इन दोनों ने एक बिल पेश किया है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले मुल्कों के लिस्ट में शामिल किया जाए, उसे वो दर्जा दिया जाए। और उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान यकीन काबिल साझेदार नहीं है और वो बरसों से अमेरिका के ख़िलाफ़ काम करता रहा है, और 90 दिनों के अंदर इस बिल के बाद सदर ओबामा को इस पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि वो इस एक राय रखते हैं या नहीं और इसमें आगे की क्या कार्रवाई हो। लेकिन उसके कुछ ही पहले, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई वाइट हाउस में जो साबिक पाकिस्तान डायरेक्टर रह चुकी शमाइला चौधरी, उन्होंने कहा कि देखें ये दोनों पहले भी इस तरह की बिल ला चुके हैं, लेकिन हालात अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं कि दोनों मुल्क
एक बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ ले। बदला ये है कि अफगानिस्तान में अब अमेरिका को पाकिस्तान की पहले जैसी जरूरत नहीं रही और इसलिए काफी बारीकी से वो इस रिश्ते पर गौर करेंगे, लेकिन एक झटका माना जा रहा है इसे इस तकरीर से पहले। बिल्कुल। अच्छा ब्रजेश, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब करने वाले हैं, तो क्या तवक्को की जा रही है इस खिताब के हवाले से? जी हाँ, अब से तकरीबन 2.5 घंटे के बाद ये खिताब होने के आसार हैं और जो उनके साथ आए अहलकार हैं वो बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं कि मसला कश्मीर जो है वही अहम मौजू होगा। एजाज चौधरी जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि नवाज़ शरीफ के आने का एक और सिर्फ एक मकसद है और वो ये अक़वाम मुत्तहिदा को और दुनिया को ये बताना कि कश्मीर में भारतीय फ़ौज की कारकर्दगियाँ क्या हो रही हैं और साथ ही ये कोशिश करना कि अमेरिका इसमें मुदाखलत करे। उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि नवाज शरीफ यहाँ आए हैं, उस मिशन का नाम मैं कहूँगा वो मिशन कश्मीर है। जी, और ब्रजेश, ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज वहाँ मौजूद हैं। इंडिया का मौक़िफ़ क्या रहेगा? जी, अभी जो भारत का जो डेलीगेशन है वो अभी पहुंचा नहीं है यहाँ। सुषमा स्वराज के 24 तारीख को यहाँ पहुंचने के आसार हैं और उनकी तरफ से जो बातें सुनने में हमें आ रही हैं वही कि वो इस तकरीर को काफ़ी गौर से देखेंगे, लेकिन उनकी कोशिश बात करने की होगी जो उरी पर हमला हुआ उसकी, और साथ ही वो ये दिखाने की कि सरहद पार से जो घुसपैठ होती है, सरहद पार से जो जिन्हें वो शिद्दत पसंद हैं वो कश्मीर में तशद्दुद फैला रहे हैं, और साथ ही ये दिखाने की भी कोशिश होगी, ये हमें अंदाज़ा मिल रहा है कि जिन शख्स को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दों के लिस्ट में शामिल कर चुका है वो लोग पाकिस्तान में खुलकर घूम रहे हैं, और साथ ही बलूचिस्तान का मसला और वहाँ इंसानी हुकूक की बात भी उठाए जाने के आसार हमें सुनाई दे रहे हैं। लेकिन वो पूरा डेलीगेशन 24 को यहाँ पहुँचेगा। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बारे में क्या कहा जा रहा है। मोहम्मद शुएब लिखते हैं, इंडिया कभी जंग नहीं लड़ेगा क्योंकि उसकी मईशत को नुकसान पहुंच सकता है। ताहम पाकिस्तान तो पहले से ही हालत जंग में है, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अबू मोहम्मद चिंगवानी लिखते हैं, बिल्कुल मुहतमिल नहीं हो सकते, जंग एक लाहासिल सरगर्मी है। दोनों मुल्कों के मसाइल का वाहिद हल बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। इम्तियाज़ अहमद चीमा लिखते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अमन से रहना चाहते हैं, मगर इंडिया खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। गुज़श्ता पीर को शाम के शहर हलब में एक इमदादी काफ़िले पर होने वाले हमले में 20 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी हुकाम इस हमले की जिम्मेदारी रूस पर डाल रहे हैं, लेकिन रूस इससे इनकार कर रहा है। उधर हलब से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के एक और हमले में कई मेडिकल वर्कर्स और कम अज़ कम 9 बागी जंगजुओं की हलाकत की इत्तलात भी हैं। ग्रेग डॉसन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आदिल शाज़ेब। यहाँ वो मेडिकल किट्स और खाना सड़क पर बिखरा पड़ा है जिसे शामी अवाम के पास पहुँचना था। इमदादी काफिले पर इस हमले में 20 लोग हलाक हुए थे। अमरीकी हुकाम को कोई शुबा नहीं कि यह हमला किसने किया। इस हमले के सिर्फ 2 ही जिम्मेदार हो सकते हैं, शामी हुकूमत या रूसी हुकूमत। किसी भी सूरत में हम रूसी हुकूमत को इस इलाके में फ़ज़ाई हमलों का जिम्मेदार समझते हैं। अमरीकी हुकाम के बकौल इंटेलिजेंस मालूमात से पता चलता है कि हमले के वक्त 2 रूसी लड़ाका तैयारे इमदादी काफिले पर मंडला रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की है। ये घटिया और शर्मनाक अमल है। अगर साबित हुआ कि यह हमला जानबूझकर किया गया है तो ये जंगी जुर्म होगा। हम उनके लिए भी दुखी हैं जो इंतहाई बहादुरी से हलब में ज़रूरतमंद शामियों की मदद कर रहे थे। बहुत से ज़ख्मी भी हुए और वेयर हाउस तक को तबाह कर दिया गया है। लेकिन रूस इस हमले में मुलव्विस होने से बिल्कुल इनकार करता है। रूस ने ड्रोन के जरिए फिल्माई गई फुटेज में दावा किया है कि इमदादी काफिले को बागियों की मुसल्लह गाड़ियां कवर फराहम कर रही थीं। इनका दावा है कि इमदादी काफिले को ज़मीन से ही निशाना बनाया गया है। इल्ज़ामात की जारी इस जंग में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शाम में रूस और अमरीका की मुश्तरका जंगबंदी को दवाम देने की कोशिशें हो रही हैं। अमरीका और रूस के दरमियान शाम के मसले पर पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात यहाँ महसूस किए जा सकते हैं। अमरीकी हुकाम समझते हैं कि शाम में जंगबंदी के मुआहदे को बढ़ाने की उम्मीदें अभी बाकी हैं।
اس سلسلے میں مزید مذاکرات جمعے کو ہوں گے، لیکن فی الحال اقوام متحدہ نے امدادی قافلوں کی آمد و رفت بند کر دی ہے۔ گریگ ڈاسن کی رپورٹ۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مظاہروں میں 12 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ شارلٹ کے محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے واقعے کے مقام پر موجود پولیس کی گاڑیوں کو مظاہرین نے نشانہ بنایا، جس سے ایک پولیس اہلکار چہرے پر پتھر لگنے سے بھی زخمی ہوا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ بظاہر چاقو سے لیس ایک شخص نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں اس کے سفارت خانے پر حملہ کیا ہے۔ پولیس نے 41 برس کے اس شخص پر فائرنگ کی اور اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مصر کے قریب بحیرہ روم میں غیر قانونی تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب جانے سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کشتی پر 600 تارکین وطن سوار تھے، جن میں سے 150 کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ باقیوں کی تلاش ابھی جاری ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا سعودی عرب کے پڑوسی ملک یمن میں جنگ کی آگ کیسے سب کچھ جلا کر خاک کر رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ سربین کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں شدت پسندوں کے حملے میں 17 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان اور انڈیا میں کشیدگی عروج پر ہے اور دونوں جگہ جنگ کی باتیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آئیے اب آپ کو ایک ایسے ملک کا حال دکھاتے ہیں جہاں واقعی جنگ ہو رہی ہے اور اس کے اثرات بھی واضح ہیں۔ جنگ کے باعث یمن قحط کے دہانے پر ہے۔ 1.5 سال پہلے باغیوں کے ہاتھوں حکومت گرنے کے بعد سے وہاں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی بمباری اور زمینی کارروائی جاری ہے۔ سعودی عرب ایران پر حوثی باغیوں کی پشت پناہی کا الزام بھی عائد کرتا ہے۔ BBC عربی سروس کی نامہ نگار نوال المغافی نے الحدیدہ کے دور دراز علاقے جا کر جنگ کے اثرات پر یہ خصوصی رپورٹ تیار کی، جسے پیش کر رہی ہیں ثنا گلزار۔ یہ رپورٹ انتہائی دلخراش مناظر پر مشتمل ہے۔ جہاں بھی جائیں انسان آپ کو جنگ کی قیمت چکاتے نظر آئیں گے، اور یمن کے گاؤں دیہات میں سب سے زیادہ متاثر بچے ہیں۔ 7 ماہ کی فاطمہ بہت کمزور اور بری طرح غذائیت کی کمی کا شکار ہے۔ صرف اس علاقے میں وہ ایسے سینکڑوں بچوں میں سے ایک ہے، اور اس کی ماں کے بقول فاطمہ روتی ہی رہتی ہے۔ سارہ کہتی ہے کہ فاطمہ کی حالت سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ خود غذائیت کی اس قدر کمی کا شکار ہے کہ وہ فاطمہ کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی۔ ڈاکٹر اشفاق محرم ایک کے بعد دوسرے گاؤں لے گئیں اور ہر جگہ منظر ایک ہی تھا۔ یمن ہمیشہ سے غریب رہا ہے، لیکن جنگ نے صورتحال کو بدترین بنا دیا ہے۔ مستقل ہوائی حملوں کے باعث اس علاقے کو چھوڑنا بہت خطرناک ہے۔ یہ لوگ ڈاکٹر اشفاق جیسے لوگوں سے ملنے والی تھوڑی بہت امداد پر ہی انحصار کر رہے ہیں۔ وہ آج یہاں ایسے ہی ایک اور بچے کو دیکھنے آئی ہیں جو غذائیت کی شدید کمی میں مبتلا ہے۔ 18 ماہ کے عبد الرحمن کا وزن کسی 6 ماہ کے بچے جتنا ہے۔ حرام حرام۔ جنگ کے آغاز کے 1 ماہ بعد پیدا ہونے والا عبد الرحمن اپنی ساری زندگی غذائیت کی کمی کا شکار ہے، اور نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی چلتا پھرتا ہے۔ اسے عام دودھ سے الرجی ہے، اور جنگ سے پہلے اس کی نشو و نما کے لیے ضروری لیکٹوز سے عاری دودھ عام ملتا تھا، لیکن اب نایاب ہو چکا ہے۔ اور یہ صورتحال صرف دیہی علاقوں میں ہی نہیں ہے۔ جنگ کے باعث 600 ہسپتال بند ہو چکے ہیں۔ دواؤں کی قلت کے سبب یہ مرکزی ہسپتال بھی بند ہونے کو ہے۔ یمن میں 15 لاکھ بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ بخار اور اسہال میں مبتلا 4 برس کے شائب کو اس کا دادا ہسپتال لایا ہے۔ غذائیت کی کمی سے اس کی قوت مدافعت بری طرح متاثر ہے، اور دواؤں کی کمیابی کے سبب اس کی انفیکشن کے لیے درکار اینٹی بائیوٹکس دستیاب نہیں۔ اس کو لگنے والے بیکٹیریا کے انفیکشن کے لیے ہمارے پاس دوائیں نہیں ہیں، تو ہمارے پاس جو ہے ہم تو اسے وہی دے رہے ہیں۔
ہسپتال غذائیت کی کمی کے شکار بچوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن بعض کیسز میں تو یہ چیز صاف صاف فاقہ کشی بن گئی ہے۔ 8 سال کا سلیم کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا کودتا اور ہنستا بولتا تھا۔ اب اس کی ماں کہتی ہے کہ گو وہ زندہ ہے، لیکن جیسے اب اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ میں یمن میں ایسے بچوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فاقہ کشی میں مبتلا ہے اور ایسے بچوں کو دیکھ کر مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ شاید قحط کی شروعات ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 3,70,000 بچے سلیم جیسی فاقہ کشی اور غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ شائب کے دادا نے بتایا کہ اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ شائب صرف اس لیے مر گیا کہ یہاں اس کے بخار اور اسہال کی دوائیں نہ تھیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر اشفاق کے پاس عبد الرحمان کے لیے کچھ اچھی خبر یہ ہے کہ 6 دن کے رابطوں اور مذاکرات کے بعد وہ اس کا مخصوص دودھ منگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کی ماں ڈاکٹر اشفاق کے سامنے خوشی سے رو پڑی۔ یمن ہمیشہ سے غریب رہا ہے، لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ جنگ یہاں کی نسل کو نہ کھا جائے۔ نوال المقافی، BBC نیوز، حدیدہ، یمن۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستانی کھانوں کے بارے میں سیریز کی دوسری قسط سری پائے کھانے کے لیے نیند کی قربانی لازمی کافی پڑھی گئی، جبکہ لاہور دلی بس سروس کے صرف 2 مسافر اور پاکستان کے شمالی علاقوں اور موٹر ویز پر جنگی مشقوں کی خبریں بھی خاصی مقبول ہیں۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔